मॉर्निंग सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। आइए, बैठ जाइए, कंफर्टेबल बैठ जाइए। थैंक यू सर। पंकज कुमार। यस सर। हाँ, ठीक है। आप सिविल इंजीनियर भी हैं और आपके पिताजी कृषि कार्यों में लगते हैं। यस सर। कहाँ औरंगाबाद में आप लोग की अपनी खेती होती है, आपके Yes, sir. परिवार की? यस सर। किस चीज की खेती होती है बेसिकली औरंगाबाद में आपके यहाँ? सर चावल की होती है, गेहूं की होती है और सब्जी चावल, की। धान होती है। धान की कुछ वैरायटी का नाम बताइए जो आप लगाते हैं। धान के सीड्स की कुछ वैरायटी का नाम याद है? सॉरी सर, मैं तो इंगेज नहीं रहा हूँ, पिताजी अक्सर देखते हैं। अच्छा, आप खेतों की जान के फिर भी बिहार में है। और बिहार में जैसे अब खासकर आप औरंगाबाद हैं, वहाँ पर किसानों को खेती में क्या दिक्कतें आ रही है, कुछ समस्याओं के बारे में बता पाएंगे? सर प्रथम समस्या तो वित्तीय समस्या है। बिजली की? यस सर। अच्छा। और दूसरा सर कि सिंचाई के स्तर पे कुछ समस्याएं देखने को मिलती है, सूखा का सामना करना पड़ता है। और सर जैसे कृषि के यांत्रिकरण का वहाँ पे कुछ अभाव है, ताकि जिससे प्रोडक्टिविटी कुछ कम होती है वहाँ पे। तो मुख्य समस्या सर मुझे नजर आता है। यांत्रिकरण का अभाव मतलब किस हिसाब से? क्या मैन्युफैक्चरर के यहाँ से सामान कम आता है या लोगों के पास पैसे नहीं है खरीदने की? यांत्रिकरण की तो बहुत तरह की दुकानें हैं, सर। तो क्या समस्या क्या है? सर इकोनॉमिकल लेवल पे भी दिक्कत है, और जैसे मार्केटिंग के लेवल पे भी दिक्कत है कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब का अभाव है। और जैसे कि यांत्रिकरण में खास करके देखा जाए तो जैसे जितने भी जैसे ट्रैक्टर्स वगैरह हो गए या फिर अन रोटावेटर्स हो गए, तो ये सब के लिए इकोनॉमिकल जरूरत होती है। अच्छा, तो एक उसका अभाव है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बार बार बात उठती है, Yes, ये sir. क्या चीज होती है? सर कुछ फसलों का सरकार एक प्राइस निश्चित करती है, ताकि किसानों को कम से कम उतना दाम पे वो एक निश्चित दाम पे बेच सके। अभी तो वो किससे, वो कौन खरीदता है उनसे? उस मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर किसानों से कौन खरीदेगा वो? सर बिहार में एक पैक्स है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। अच्छा, वो अभी बिहार में खरीदती है निश्चित दामों पे। अच्छी बात है, ठीक है। और आपका ठीक है, और आप तो सिविल इंजीनियर हैं, आप अपना अब ये बताइए कि आप सिविल इंजीनियर हैं, आपने कहाँ से, गया से किया है कैसे? अर्थक्वेक रेसिस्टेंट बिल्डिंग यस सर। कोड आप यस सर। समझते हैं? यस सर। इस कोड में क्या क्या है, मुख्य क्या बातें हैं, किन बिंदुओं पर सावधानी बरतनी है? सर पहले तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स अगर फाउंडेशन के लेवल पे देखें तो बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल्स अच्छा होना चाहिए। और फाउंडेशंस अगर जहाँ पे अर्थक्वेक आने की प्रोमिनेंट है तो वहाँ पे फाउंडेशंस डीप फाउंडेशन यूज करते हैं। और जैसे कि विंडोज हो गए, डोर्स हो गए, वो सबको बड़ा रखने का कोशिश नहीं किया जाता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, फाउंडेशंस का फ्लेक्सिबिलिटी का एक यूज किया जाता है। और बहुत सारे बिल्डिंग तो जैसे पुराने होंगे, यस सर। अब तो उनके लिए अब क्या किया जा सकता है अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्निक से? जैसे पटना का सेक्रेटेरिएट है, बहुत सारे भवन है, यस सर। तो उनके लिए अब क्या किया जा सकता है? पटना अर्थक्वेक जोन में आने लगा है, यस सर। तो उनको बचाव के लिए क्या किया जा सकता है आपके सिविल इंजीनियरिंग साइड से? उसमें सर अगर न्यू बिल्डिंग के स्ट्रक्चर पर देखा जाए तो बनाते समय वो ही तो कोड हो गया यस है, सर। एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स के लिए क्या है प्रोविजन? सर एग्जिस्टेंस बिल्डिंग के लिए सॉरी सर, मैं अभी ध्यान नहीं कर पा एक रहा। रेट्रो फिटिंग करके सब चलता है, कुछ उसके बारे में कभी जानकारी ली है अर्थक्वेक के लिए? नहीं सर। नहीं, माफी चाहूंगा सिविल इंजीनियर है। अच्छा, एक ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट भी आता है, ये क्या चीज होती है? सर ग्रीन बिल्डिंग कंसेप्ट में मुख्यतः मतलब हम इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट देखते हुए हम किसी भी बिल्डिंग का मैन्युफैक्चरिंग के लेवल पर जब बिल्डिंग बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन के लेवल पे यूज करते हैं। जैसे कि अगर ब्रिक्स का यूज करें तो वैसा ब्रिक्स यूज करें जिससे इन्वायरमेंटल नुकसान कम हो, और भी जैसे सीमेंट का यूज करें तो उस स्तर पे भी नुकसान कम हो। और खास करके कुछ फिटिंग्स वगैरह में जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट वगैरह ऐसा इस्तेमाल किया जाए। और फिर जैसे सर वाटर हार्वेस्टिंग का तकनीक यूज किया जाए उसमें, और सोलर पैनल्स वगैरह वगैरह का स्थापना किया जाए। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात कही आपने, एक इसी संबंध में एक आईपीसीसी का कुछ प्रतिवेदन रिपोर्ट आया, कभी सुना है उसके बारे में? आईपीसीसी क्या है? सर सुना तो हूँ, लेकिन अभी उसका प्रतिवेदन जानकारी नहीं। अच्छा, ये बताइए इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है? इसके कारण बहुत सारे विकास योजनाएं हमारे खत्म हो रही हैं। यस सर। तो अभी इस देश में तो लोगों को विकास की ज़्यादा आवश्यकता है,
प्रोड्यूसन इन्वायरमेंट ये तो वेस्टर्न का कंसेप्ट है, वो लोग जो अमीरी का कंसेप्ट है। क्या विचार है, हम लोग को भारत जैसे देश में इन सब की चिंता करनी चाहिए या विकास योजनाएं चलाती रहनी चाहिए? सर अगर देखा जाए तो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं जो इन्वायरमेंटल इश्यूज हैं वो दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, जैसे भारत के लिए, जैसे डेवलपिंग कंट्री के लिए। लेकिन सर सरकार भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करती है ताकि इन्वायरमेंट का जो प्रोटेक्शन होते रहे और साथ साथ विकास भी होते रहे। इसके लिए भारत ने कई सारी अभी, जैसे कि सोलर अलायंस भारत के सहयोग से गठन किया गया ताकि जो कार्बन इमिशन हो कम हो। और अभी हमेशा भारत मतलब जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठाते रहा है ताकि ग्लोबल वार्मिंग इश्यूज को भी देखा जा सके। तो सर डेवलपमेंट के साथ साथ अगर हम दोनों को साथ लेकर चलते हैं तो बेहतर विकास के लिए, ताकि आने वाले भविष्य जो हमारी पीढ़ी है वो भी सुरक्षित रह सके सर। तो दोनों को एक अगर देखा जाए तो कंट्रोल करते हुए, दोनों को समन्वित करते हुए हम आगे विकास करना ही बेहतर रहेगा भारत के दृष्टिकोण से। एक शब्द आपने ही कहा, प्रयोग किया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यस सर। ये क्या चीज है, इसके बारे में बताइए। आपने ही कहा यह शब्द। रिसोर्सेज को वैसे यूज करना ताकि सर हमारे आगे आने वाली पीढ़ी है उनको परेशानी का सामना न करना पड़े। ठीक है जी। अच्छा पंकज, आपने ग्रेजुएशन कब किया? सर मैंने 2018 में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद से क्या कर रहे हैं? सर मैं 2020 से मई 2023 तक इंडियन रेलवे में सिग्नल मेंटेनर के पद पे कार्य किया हूँ और वर्तमान में गुड्स ट्रेन मैनेजर के पद पे कार्य कर रहा हूँ इंडियन रेलवे में ही। अब मुझे ये बताइए कि रेलवे में इन्वायरमेंट को सुरक्षित रखने के लिए यस सर। रेलवे ने कौन कौन से कदम उठाए? सर अभी इलेक्ट्रिफिकेशन जो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर अग्रसर है, जहाँ तक 90% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है और 23 में 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का लक्ष्य रखा गया है। और नेशनल रेल प्लान जो है वो 2030 तक इंडियन रेलवेज का लक्ष्य है कि कार्बन न्यूट्रल हम इंडियन रेलवेज को कर सकें। कल इजराइल के ऊपर आक्रमण किया। यस सर। किसने किया? सर हमास नामक संगठन ने किया है। ये हमास क्या है ये? सर एक संगठन है जिसको इजराइल आतंकी संगठन बताता है कि आतंकी संगठन है जो कि गाजा। किस प्रकार का संगठन है? सर ये एक धार्मिक धर्म से जुड़ा हुआ है और गाजा पट्टी में जो युवा लोग हैं उसमें खास करके जो इजराइल के विरोध में रहते हैं उसका संगठन है। अच्छा, इजराइल और पैलेस्टीन। यस सर। फिलिस्तीन, इस दोनों की क्या समस्या है? सर बेसिक अगर समस्या देखा जाए तो जैसे पहले जो फिलिस्तीन था वो बाद में 1947 1948 के आसपास में इजराइल वहाँ पे अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। तो सर एक तो प्रभुत्व की लड़ाई है और एक धार्मिक एंगल भी है कि यहूदी और वहाँ पे मुस्लिम थे फिलिस्तीन में। प्रभुत्व था या कि उसको जगह मिला हुआ था, कोई लीगल स्टैंड था? सर जहाँ तक मुझे मालूम है कि इजराइल ने पहले जहाँ फिलिस्तीन था वहाँ पे जाकर के यहूदी जो विश्व भर के यहूदी थे अपना अच्छा ये बताइए कि मातृभाषा, यस सर, और यानी राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा, यस सर, इस दोनों में क्या अंतर है? सर अगर राष्ट्रभाषा देखें तो किसी भी देश की वैसी भाषा को राष्ट्रभाषा बोलते हैं जो वहाँ के सबसे ज्यादा लोग जिस भाषा को बोलते हैं और जिससे उनका एक सांस्कृतिक और भावनात्मक लगाव होता है। और सर अगर राजभाषा को देखें तो वैसी भाषा जिसको हम राजकाज में, प्रशासन में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी को किस भाषा के रूप में मानेंगे? सर हिंदी को वर्तमान में राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। राज्य भाषा के रूप में? यस सर। कि राष्ट्रभाषा? सर मुझे तो मालूम है जहाँ तक मैं सर राजभाषा के रूप में ही मान्यता प्राप्त है और राष्ट्रभाषा की मांग होती रही है, लेकिन अभी वर्तमान में जो दर्जा है राजभाषा का ही है। अच्छा, कोर्ट और न्यायालय मतलब कि यस सर, उसमें कौन सा भाषा है जो कि राज्य भाषा है? सर कोर्ट्स में अगर सुप्रीम कोर्ट्स में देखा जाए तो सर इंग्लिश को राजभाषा के तौर पे यूज किया जाता है और अगर जो हाई कोर्ट्स हैं वहाँ पे जो इंग्लिश के साथ साथ जो राज्य के अन्य भाषाएं हैं उसको यूज किया जाता है। तो ये अभी वर्तमान में प्रावधान है। अच्छा, आपने हिंदी ऑप्शन क्यों रखा जबकि आप सिविल इंजीनियरिंग से आप आते हैं? सर इसके पीछे 2-3 मुख्य वजह है। पहला तो सर है था कि हिंदी में मुझे रुचि थी शुरू से, तो और दूसरा कारण था कि सर स्कोरिंग सब्जेक्ट मुझे लगा और मुझे इसमें लगा कि अच्छा गाइडेंस मिल रहा था। सर मुझे मेरे एक बड़े भैया हैं वो हिंदी से पढ़े थे तो मुझे लगा कि गाइडेंस मिल जाएगा
तो मैं सोचा कि स्कोरिंग को देखते हुए हिंदी को रख लूँ। जैसा कि आपने बताया कि रुचि है Yes, इसमें, तो मुझे ये बताइए श्लेष और यमक यस सर। इस दोनों में क्या अंतर है, उदाहरण के साथ समझा। सर सलेस सलेस अलंकार सर उसको बोलते हैं कि एक ही शब्द का अगर रिपीटेशन होता है किसी वाक्यांश में, और जिससे कि अलग अलग अर्थ निकलने के कारण अलग अलग वाक्यांश का अर्थ निकल जाए, वाक्यांश का मतलब भिन्न हो जाए। लेकिन सर यमक में होता है कि एक ही शब्द का रिपीटेशन होता है लेकिन शब्द का भिन्नता होता है, शब्द का मीनिंग जो होता है, शब्द का अर्थ होता है अलग अलग होता है। जैसे एग्जाम्पल से बताइए। एग्जाम्पल सर यमक का मैं याद कर रहा हूँ तो कनक कनक ते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, वाक खाए बौराय जग या पाए बौराय। यहाँ पे सर एक कनक का मतलब है धतुरा और एक कनक का मतलब है सोना। तो एक वाक्यांश है जिसमें एक बार कनक का मतलब सोना आ रहा है और एक बार आ रहा है और श्लेष का शैलेश का है कि सर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी बिना ना उबरे मोती मानिस मानुस चुन। तो सर यहाँ पे एक बार अगर पानी लेंगे तो सर पानी के अर्थ में लिया जा रहा है, दूसरा बार इज्जत के अर्थ में लिया जा रहा है और तीसरा बार सर मोती के अर्थ में लिया जा रहा है। पंकज, यस सर। आपको कभी छात्रवृत्ति मिली है बीपी या बिहार से जब इंजीनियरिंग कर रहे होंगे? यस सर। छात्रवृत्ति मिली? यस सर। ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपना समय खराब किया और सरकार का पैसा खराब किया इंजीनियरिंग करने। सर वैसा तो नहीं है सर, समय और पैसा तो बर्बादी नहीं है सर, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियरिंग का जो तकनीक सीखा हूँ उसको सर प्रशासन में भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। सर मुझे लगता है कि मतलब कि यूज तो कहीं ना कहीं करूँगा आपका सर। सिलेक्शन होगा तब तो आप उसका यूटिलाइज करेंगे। यस सर। तो सर आपको नहीं लगता है कि आप सिविल इंजीनियरिंग में रहते हैं, जैसे बिहार सरकार देती है आपको फैसिलिटी असिस्टेंट इंजीनियर बनने के लिए, तो Yes, आप वो क्यों नहीं बने, इस फील्ड में क्यों आ गए? सर मुझे लगा कि सर प्रशासन में डाइवर्सिटी है और लोगों के बीच में जाकर काम करने का मौका मिलता है और सर एक समाज में सम्मान भी मिलता है सर। आप यहाँ पे रहेंगे तो कोई एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के लिए काम करेंगे, लेकिन आप इंजीनियरिंग फील्ड में रहेंगे तो पूरे बिहार के लिए काम करेंगे। सर डाइवर्सिटी का स्तर पर देखा जाए तो इसमें भी सर मैं इंजीनियरिंग का तकनीक का तो सर इस्तेमाल कर सकता हूँ। जैसे अगर अभी जो बिहार की योजनाएं चल रही हैं जो कि सिविल इंजीनियरिंग से जुड़ी हुई योजनाएं हैं, जैसे हर घर नल का जल हो गया, गंगा जल उद्धव योजना हो गया, तो ये ऐसी योजनाएं जो चल रही है सर, अगर मैं उस डिस्ट्रिक्ट में रहूं और ऐसी योजनाएं अगर क्रियान्वयन करने का मुझे मौका मिले तो सर सिविल इंजीनियरिंग तकनीक का तो मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। अगर नॉर्थ बिहार में रहता हूँ तो अगर बाढ़ का कोई परेशानी आता है तो वहाँ पे भी सर सिविल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर सकता हूँ सर। ये सिर्फ कहने की बातें हैं कि आप अपनी तकनीकी क्षमता का इस्तेमाल करेंगे। आपसे पहले भी बहुत सारे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट रहे हैं जो हर घर नल की योजना या फिर बाढ़ का योजना, इन सभी पे वो काम कर चुके हैं, लेकिन अभी भी बिहार जो कहते हो वहीं पे है। आपका क्या मत है इस पे? सर सुधार तो लगातार सर धीरे धीरे हो रहा है सर। इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे सर देखा जाए तो मैं सर अपनी कोशिश करूंगा तकनीक का इस्तेमाल करने का, और पहले भी सर जो लोग गए हैं सर कहीं ना कहीं अपना तो जो टैलेंट है सिविल इंजीनियरिंग से जिन्होंने एक्सपीरियंस का यूज तो सर करते ही हैं। ठीक है। गंगा नदी पे एक पुल योजना बन रही थी। यस सर। पुल बन रहा था मुंगेर के पास। यस सर। वो पुल कोलैप्स कर गया। यस सर। आपको सो कॉज नोटिस मिला यस सर। क्योंकि आप सिविल इंजीनियर थे। यस सर। आप पूरा का पूरा भार आप पे था। यस सर। आप क्या रिप्लाई करेंगे? सर अगर पुल कोलैप्स किया है तो सर मैं तो पहले शोकॉज नोटिस मिला है सर, उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा और क्या कोशिश देंगे? कारणों का पता लगाने की कोशिश करूंगा सर, किन कारणों से जो पुल है कोलैप्स किया है और कहाँ पे गड़बड़ियां पाई गई हैं, उसका पहले सर शोकॉज नोटिस में मैं रिपोर्ट के तौर पे उसको इनिशियली देना चाहूंगा। वो जो पुल बन रहा था वो कौन सा ब्रिज था, कौन सा स्ट्रक्चर था वो? सर जहां तक मुझे याद आ रहा है सर ग्रिडर स्ट्रक्चर था। ग्रिडर था? यस सर। श्योर? सर कंफर्म मतलब जहां तक मुझे याद आ रहा है सर। या फिर स्टील ब्रिज था? नहीं सर स्टील ब्रिज तो नहीं था सर। ठीक है। कंक्रीट टेस्टिंग जरा मुझे बताएंगे? यस सर। सर कंक्रीट टेस्टिंग सर 150 mm के क्यूब पे करते हैं और उस पे स्ट्रेस लगाते हैं सर, उस पे
28 डेज के बाद हम उसका क्यूब टेस्ट करते हैं सर, 28 दिन के बाद। सॉइल टेस्टिंग? सॉइल टेस्टिंग सर अलग अलग, जब बियरिंग कैपेसिटी के लिए टेस्ट होता है सर, फिर परमिएबिलिटी के लिए टेस्ट होता है, सीव एनालिसिस करते हैं और कुछ? सर। एक सीबीआर टेस्ट होता है, कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो टेस्ट। सीबीआर टेस्ट। यस सर। ठीक है। आपका प्रेफरेंसेस क्या है? सर मेरा पहला है बिहार प्रशासनिक सेवा, सर दूसरा है बिहार शिक्षा सेवा, तीसरा है सब रजिस्ट्रार, ठीक है। और चौथा है सहायक आयुक्त राज्य कर, और सर पांचवा है नगर पालिका सेवा में म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, देन 6 नंबर पे सर बिहार ग्रामीण सेवा में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, देन सर इसके बाद बीपीआरओ है ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, देन इसके बाद सर रेवेन्यू ऑफिसर, देन असिस्टेंट प्लानिंग ऑफिसर, देन प्रोबेशन ऑफिसर, और एजुकेशन? एजुकेशन सर सेकंड नंबर पे है। एजुकेशन सेकंड Yes, नंबर sir. पे है। ठीक है सर। ठीक है पंकज, आपका इंटरव्यू समाप्त हो, आप जा सकते हैं।